बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। प्रधान शिक्षक के क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। यूनिट 5 हमारा चल रहा है। यूनिट 5 में 5वें पार्ट की ओर हम लोग आज बढ़ेंगे। इसके पहले के हमारे लगभग 28 क्लासेस आ चुके हैं प्रधान शिक्षक के ऊपर। डीएलएड का ई गाइड बुक भी आ चुका है, जिसे आप PDF फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हैं हमसे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके। आज के क्लास की ओर बढ़ेंगे और आज हम लोग बिहार के लोक नाट्य से शुरू करेंगे और बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और लोक नाट्य में बिहार के प्रमुख लोक नाट्य में विदेशिया है, जट जाटिन है, सामा चकेवा, कीर्तनिया, डोमकच, गोंड नाच, इसको हुड़क भी कहा जाता है, ये सभी प्रमुख हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार के प्रमुख लोक नाट्य में निम्न में से कौन शामिल है या शामिल नहीं है। तो यहाँ पे याद रखेंगे विदेशिया, जट जाटिन, सामा चकेवा, कीर्तनिया, डोमकच, गोंड नाच इत्यादि प्रमुख हैं। विदेशिया नाटक की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके जो प्रमुख कह सकते हैं कलाकार थे भिखारी ठाकुर। तो भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाने लगा। डोमकच शादी विवाह के अवसर पर घर की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला लोक नाटक है। जब घर के लोग बारात में चले जाते हैं, जितने भी पुरुष हैं, घर पर महिलाएं बसे जाती हैं, तो वे पुरुषों का स्वांग करके यानी कि उनका रूप धर के या उनका रोल प्ले करती हैं और डांस वगैरह होता है। रामलीला और रासलीला भी प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्यों में शामिल है। मिथिलांचल में इस तरह की धार्मिक लोक नाट्य मंडलियाँ काफ़ी प्रसिद्धि लिए हुए हैं। इसमें प्रमुख समकालीन रंगकर्मी की चर्चा करते हैं तो सबसे पहला नाम आ जाता है भिखारी ठाकुर का। तो छपरा के कुतुबपुर गांव में भिखारी ठाकुर का जन्म 18 दिसंबर 1887 ईस्वी को हुआ था। इनकी मृत्यु 10 जुलाई 1971 को हो गई थी। भोजपुरी के समर्थ लोक गायक, लोक कलाकार, रंगकर्मी, लोक जागरण के संदेशवाहक, लोकगीत तथा भजन कीर्तन के अनन्य साधक थे। इनकी प्रमुख कृतियों में शामिल है विदेशिया, बेटी बेचवा, बिरहा बहार, नकल भांड अंटुआ के, शिव विवाह, रामलीला गान, चौवर्ण पदवी, नाई बहार, शंका समाधान इत्यादि, जिससे भिखारी ठाकुर को भोजपुरी भाषा और संस्कृति का बड़ा नाटककारों कलाकारों में से एक के रूप में स्थापित किया। अब इसके बाद लोक संगीत के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे और सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को ही शामिल किया गया है। सारे टॉपिक को शामिल नहीं किया गया है। जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं उन्हीं सारे टॉपिक्स को शामिल किया गया है। तो लोक संगीत की चर्चा अगर हम लोग करते हैं तो बिहार के कण कण में लोक संगीत की खनक विद्यमान है। शादी विवाह से शुरू होकर के ये गीत व्रत त्योहारों में मध्य गूंजते ही हैं। विशेष ऋतु में विशेष गीत, रोपनी या कटनी के समय के गीत, अर्थात हर मौसम हर अवसर पर लोक संगीत की परंपरा हमारे यहाँ रही है। तो इसमें प्रमुख लोकगीत में कौन कौन शामिल है? चैती, फाग, कजरी, सोहर, झूमर, निर्गुण, पूर्वी, जोगीरा, लोरिकायन इत्यादि प्रमुख लोकगीत हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है सवाल कि बिहार के लोक गीत में शामिल है, ऑप्शंस दिए रहेंगे तो उसमें से हो सकता है कि 2-3 ऑप्शन बिहार के लोक गीत वाला रहे या कोई एक हो सकता है। तो आपको ये सारी चीज़ ध्यान में रखनी है। साथ ही बिहार के अलावा कुछ अन्य राज्यों के लोक नृत्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। बिहार के प्रमुख लोक गायक कौन कौन से हैं? तो इसमें 3 नाम इम्पोर्टेंट देखने को मिलते हैं: महेंद्र मिश्र, विंध्यवासिनी देवी, शारदा सिन्हा। तो अगर यहाँ प्रश्न बनता है कि बिहार के प्रमुख लोक गायक हैं और उनमें से ऑप्शंस में ये 3 नाम अगर रहेंगे तो आपको यहाँ ध्यान में रखना है। ये तीनों ही बिहार के प्रमुख लोक गायक में शामिल हैं: महेंद्र मिश्र, विंध्यवासिनी देवी, शारदा सिन्हा। अब आते हैं भारतीय समकालीन चित्रकला के ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो भारत के प्रमुख चित्रकारों का संक्षिप्त परिचय यहाँ पर देखते चलेंगे। इसमें सबसे पहला नाम आता है राजा रवि वर्मा का। राजा रवि वर्मा भारत के प्रसिद्ध चित्रकारों में सबसे प्रमुख नाम है। इनका जन्म जो है 29 अप्रैल 1848 ईस्वी में केरल के किलीमानूर गांव में हुआ था। ये केरल के रहने वाले थे।
राजा रवि वर्मा। भारत में कला शिक्षण शुरू करने का यह समय था। राजा रवि वर्मा ने रावण जटायु युद्ध, कृष्ण बलराम, नल दमयंती, शकुंतला, मत्स्यगंधा जैसे पौराणिक विषय पर चित्र बनाए। इसके लिए इस्तेमाल में किया हुआ कैनवास और तेल रंग माध्यम जो है वो पाश्चात्य थे, यानी कि विदेशों से लिए गए कैनवास के ऊपर इन्होंने पेंटिंग की थी। इनके द्वारा बनाया हुआ केरल स्त्री का चित्र नायर सुंदरी के नाम से बड़ा ही मशहूर है। इसके बाद आते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर बंगाल शैली के उद्गाता अवनींद्रनाथ टैगोर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे थे। रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे थे अवनींद्रनाथ टैगोर, याद रखेंगे इस चीज को। और ये खुद एक चित्रकला शिक्षक भी थे। कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट और शांति निकेतन के कला भवन में उन्होंने विद्यादान का कार्य किया, यानी कि पढ़ाने का काम किया। नंदलाल बोस, असित कुमार हलधर, के वेंकटप्पा, छिदेंद्रनाथ मजूमदार जैसे कलाकारों की एक पीढ़ी का उन्होंने निर्माण किया, यानी कि बड़े बड़े कलाकारों को इन्होंने उस टाइम पे शिक्षा दी थी। अमरेंद्रनाथ खुद एक चित्रकला शिक्षक थे। वही सारी चीज़ें दोबारा आ गई हैं। इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर खुद एक चित्रकला से संबंधित बहुत अच्छे व्यक्ति थे, मतलब कि बहुत अच्छे कलाकार कह सकते हैं। न केवल ये एक लेखक थे बल्कि एक बहुत अच्छे चित्रकार भी थे। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम अधिकतर लोगों को साहित्यकार के रूप में मालूम है। शांति निकेतन और रविंद्रनाथ टैगोर का एक दूसरे से अटूट रिश्ता है। इतिहास की किताबों में रविंद्रनाथ चित्रकार थे, ऐसा पढ़ने को मिलता है। लिखाई के कोरे कागज, स्याही, लेखनी यही उनके चित्र के माध्यम थे। उसी से लिखना, उसी से चित्र बनाना और रंग भरना भी उसी से। इन चित्रों के विषय अधिकतर मन के काल्पनिक आकार, आसपास की औरतें, बच्चों के दुखी चेहरे होते थे। रविंद्रनाथ का संवेदनशील मन दुखी मन की ओर खिंच जाता और उनके चित्रों में वह व्यक्त होता था। वे कहते थे, मैं निर्णय लेकर चित्र नहीं बनाता, चित्र बनाते बनाते प्रतिमाएं आकार लेती हैं। तो यह कथन भी अगर यहाँ पर प्रश्न में आ जाए कि मैं निर्णय लेकर चित्र नहीं बनाता, चित्र बनाते बनाते प्रतिमाएं आकार लेती हैं, यह कथन किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर का है। इसको ध्यान में रखेंगे। एक और नाम प्रमुख है अमृता शेरगिल। इनका जन्म यूरोप में हुआ था। इनके पिता सिख और माता हंगेरियन थी। इनकी पढ़ाई जो है यूरोप में हुई और उन्होंने कला शिक्षा का मक्का समझे जाने वाले पेरिस के आर्ट स्कूल से कला की शिक्षा प्राप्त की थी। स्वाभाविक तौर पर उनके कार्य में यूरोपीय संस्कृति के स्फूर्त और स्वतंत्र विचार दिखते थे। और हम लोग जब छोटे बच्चे थे क्लास 8 में इनकी कहानी हम लोगों ने पढ़ रखी, इनकी जीवनी शामिल थी हमारे हिंदी के किताब में। अमृता शेरगिल के बारे में बचपन से काफ़ी टैलेंटेड थी और इनके बारे में उस टाइम पे हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे हिंदी के बुक में इनकी जो जीवनी है वो शामिल थी अमृता शेरगिल की। वहाँ हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। तो 1934 में वे यूरोप से भारत लौटी और भारतीय संस्कृति खोज में पूरे भारत में घूमी। पूरा भारत भ्रमण किया इन्होंने। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के विचारों को समझकर उन्होंने उससे एक कदम आगे जाने का प्रयास किया। हालांकि इनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट नाम है नंदलाल बोस। इनका जन्म 3 दिसंबर 1882 में बिहार के मुंगेर जिले के दारापुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इन्होंने 1905 से 1910 ईस्वी के बीच कोलकाता गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट में अवनींद्रनाथ टैगोर से कला की शिक्षा ग्रहण की। तो देखिए, अवनींद्रनाथ टैगोर से कला की शिक्षा ग्रहण करने वाले उनके शिष्य के रूप में नंदलाल बोस थे। इन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के आमंत्रण पर भारतीय संविधान की मूल प्रति को अपनी चित्रकारी से सजाया। तो एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि भारतीय संविधान की मूल प्रति को चित्रकला से सुसज्जित करने वाले व्यक्ति या चित्रकार कौन थे? नंदलाल बोस थे। कुल 22 चित्र भारतीय संविधान की मूल प्रति में बनाए गए थे। ठीक है। इनके चित्र ग्रामीण जीवन, महिलाओं और पौराणिक कथाओं से संबंधित हैं। दांडी मार्च, संथाली कन्या, सती का देह त्याग इत्यादि इनके प्रसिद्ध चित्र हैं।
तो एक इम्पोर्टेंट फिगर हैं चित्रकला के क्षेत्र में नंदलाल बोस। अब आते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने विषय वस्तु से लेते हैं। कला शिक्षा से कला समग्र शिक्षा की ओर अवधारणात्मक समझ। तो इसमें पहले हम लोग बाल कला की समझ यहाँ जरूरी है। तो देखिए, कला जो है वह अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है और कला के माध्यम से जो कुछ चीज़ें कही जाती हैं, अभिव्यक्त की जाती हैं, वे लोगों तक शीघ्रता से पहुँचती हैं और लोग उसे सहजता से समझ लेते हैं। और कला के द्वारा जो चीज़ें लोगों को दिखाई जाती हैं, ठीक है, वो उनमें रुचि लेकर के उस चीज़ को देखते हैं। और ख़ास करके बच्चों के ऊपर जब ये लागू होता है तो बच्चे तो पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसलिए जब छोटे छोटे बच्चों को स्मार्ट क्लास के माध्यम से बहुत तरह की कविताएं जब उन्हें बताई जाती हैं, दिखाई जाती हैं, तो वे साथ साथ उसको गाते भी हैं और डांस भी करते हैं। तो कला के जरिए हम अपने अनुभव, विचार आदि प्रकट करते हैं, दूसरों से साझा करते हैं। बच्चों के संदर्भ में भी यह एक स्वाभाविक क्रिया है। वस्तुतः बच्चों की यह प्रवृत्ति होती है कि जो कुछ उन्हें अनुभव होता है उसे तुरंत साझा करना चाहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों के भी जब आप रहते हैं तो बच्चे अगर कुछ नया चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं तो तुरंत आपके सामने आएंगे और कहेंगे कि सर मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा बनाया, मैंने ऐसा सीखा। तो उसे तुरंत वो साझा करना चाहते हैं। साथ ही उनमें कुछ भी ना छिपाने का गुण भी उन्हें अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित करता है। बच्चे शुरुआती में कुछ भी आपसे छिपाते नहीं। अगर आप उन्हें डांटते हैं, पीटते हैं, तो फिर धीरे धीरे उन्हें ऐसा लगता है कि आपको उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर वे आपके बारे में आपसे कुछ बात नहीं करते अपने बारे में और अपनी अभिव्यक्ति खुल करके नहीं करते हैं। बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र, अन्य कलात्मक कार्य के माध्यम से उनके आंतरिक विकास का दर्शन होता है तथा उनके गुणों का प्रत्यक्षण होता है। तो बच्चों के द्वारा जो चित्र बनाए जा रहे हैं वह बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को भी व्यक्त करते हैं। बच्चों में कला विकास में निरंतरता होती है, जिसकी अवस्थाएं समय के साथ बदलती रहती हैं। सामान्यतः बच्चों में कला अनुभव के विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। अभी हम लोग इन चारों अवस्थाओं का डिटेल से डिस्कशन करेंगे। यद्यपि इन अवस्थाओं को विभाजित करने वाली कोई कठोर रेखा नहीं है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था, दूसरी से तीसरी अवस्था और तीसरी से चौथी अवस्था में बच्चा कब प्रवेश करता है इसकी कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, ठीक है। किसी किसी बच्चे में यह बहुत पहले हो जाता है, किसी किसी बच्चे में देर से भी होता है, तो इसकी कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। वास्तव में यह सब बच्चों के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। तो बच्चों के जो कला विकास क्रम की मुख्य अवस्थाएं हैं वो इस प्रकार से हैं। पहली अवस्था कीरम कांटे अवस्था कहलाती है। यह 4 से 5 साल से पहले की अवस्था होती है, ठीक है। 4 से 5 साल से पहले की अवस्था कीरम कांटे की अवस्था कहलाती है। दूसरी अवस्था है प्रतीक काल अवस्था। ये 4-5 से लेकर के 8-9 साल तक की अवस्था होती है, प्रतीक काल अवस्था। तीसरी अवस्था है वास्तविक परिचय काल अवस्था। ये 8-9 साल से लेकर के 12-13 साल तक चलती है। और इसके बाद है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था 13-14 साल से फिर आगे की अवस्था होती है। तो ये कला विकास की अवस्थाएं हैं। कला विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो 4 अवस्थाएं हैं, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। पहली अवस्था कीरम कांटे अवस्था, दूसरी है प्रतीक काल अवस्था, तीसरी है वास्तविक परिचय काल अवस्था और चौथी है किशोर अवस्था। तो कीरम कांटे की जो अवस्था है वह 4 से 5 साल से पहले की अवस्था है, ठीक है। दूसरी अवस्था प्रतीक काल अवस्था, ये 4-5 से लेकर के 8-9 साल तक की अवस्था होती है। फिर 8-9 साल से लेकर के 12-13 साल तक की अवस्था वास्तविक परिचय काल और फिर उसके ऊपर किशोर अवस्था आ जाती है। तो इस तरह से कला विकास की 4 अवस्थाओं को आप ध्यान में रखेंगे। अब प्रत्येक अवस्था की विशेषताओं को भी ध्यान में रखेंगे। सबसे पहली अवस्था है कीरम कांटे अवस्था। यह अवस्था बच्चों की शारीरिक हलचल और साधनों से परिचय की अवस्था है। 4-5 साल से पहले जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तभी तो हम उसको कुछ भी करने के लिए देते हैं। उसके सामने कागज़ रखते हैं, उसके सामने पेंसिल्स रखते हैं, कलर रखते हैं। तो इस टाइम पे बच्चा जो है पेंसिल को पकड़ने की कोशिश करता है, कागज़ पे आड़ी तिरछी लाइनें खींचेगा, गोल गोल घुमाएगा, घसीटेगा। तो हालांकि इसके द्वारा खींचे गई लकीरें किसी खास विषय से संबंधित नहीं होती हैं। आप कह सकते हैं कि इस अवस्था में बच्चे जो हैं वह अपने हाथों को
और उनमें जो कह सकते हैं कि लेखन कला की या लिखने की कला का विकास शुरू होता है। वे उस अवस्था में पेंसिल को या पेन को अपने हाथों में पकड़ते हैं और जब वो पकड़ते हैं तो उनकी हाथ की अंगुलियों और उनके मस्तिष्क का समन्वय बनता है। तो यह एक सूक्ष्म गतिक कौशल है जिसका विकास होना शुरू होता है और यह कीरम कांटे अवस्था कहलाती है। दूसरी अवस्था प्रतीक काल अवस्था है। इसमें बच्चे पेंसिल पकड़ना सीख जाते हैं, हाथ घुमाने या चलाने की क्षमता इनमें आ जाती है और इसके बाद बच्चा वैसे चित्र या रचना शुरू करता है जिसमें आकार का संबंध होता है। अब बच्चे जो है वो आकार बनाना शुरू कर देते हैं। वे जो भी अनुभव करते हैं उन्हें आकारों के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। आकार का संबंध उनके द्वारा देखी गई वस्तुओं से होता है। जिस तरह की वस्तु वे अपने आसपास देखते हैं वैसा वो ड्राइंग करने का प्रयास करते हैं। यह अवस्था बच्चों के अनुभव को व्यक्त करती है। इस अवस्था के चित्र प्रतीक प्रधान होते हैं। जैसे बच्चा आदमी के चेहरे के लिए एक गोला और उसके अंदर 3-4 छोटे छोटे गोले है ना, एक गोला करेगा, फिर ऐसे ऐसे आँख बना देगा, ऐसे नाक बना देगा, इस तरह से मुंह बना देगा, इस तरह से कान बना देगा और बाल के लिए ऐसे ऐसे लाइनें खींच देगा। तो इस तरह से एक व्यक्ति का वो चेहरा बनाना शुरू करता है। तो प्रतीक के रूप में इस अवस्था में चित्र बनते हैं। तीसरी अवस्था है वास्तविक परिचय काल अवस्था। बच्चों में अनुभव के साथ साथ प्रतीकों की व्यवस्था भी बदलती जाती है। अनुभव का असर चीज़ों के प्रतीक पर पड़ता है जो क्रमशः विकसित होता है। उसमें कुछ चीज़ें जुड़ जाती हैं या बदल जाती हैं। जैसे पूर्व की अवस्था में आदमी के चेहरे के प्रतीक में इस अवस्था में नाक कान बाल इत्यादि भी जुड़ जाते हैं। शुरू में वो नाक या छोटे छोटे जो अंग हैं वो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करता है, लेकिन वास्तविक परिचय काल अवस्था में वो सारे छोटी छोटी चीज़ों पर भी फोकस करता है और उसको भी बनाना शुरू करता है। यहाँ आकार के साथ साथ तुलना भी होने लगती है। अतः बच्चा वास्तविकता के बारे में अधिक सचेत हो जाता है। इसलिए इस अवस्था जो होती है वास्तविक परिचय काल के नाम से जाने जाती है। इसलिए इस अवस्था को होगा, यहाँ पे की नहीं होगा, को वास्तविक परिचय काल कहा जाता है। और अंतिम अवस्था किशोर अवस्था है। किशोर अवस्था बच्चों के लिए एक नया अनुभव होता है। उनमें शारीरिक और मानसिक बदलाव होते हैं। इन बदलावों का प्रभाव कला की अभिव्यक्ति पर भी दिखाई पड़ता है। वह एक चित्र बनाने जाता है किंतु फिर उतना वास्तविक नहीं बनता जितना उसे दिखता है। तो इस तरह से 4 अवस्थाएं कला की अवस्था हो गई। अब आते हैं प्रारंभिक स्तर पर। पाठ्यचर्या में कला समय की शिक्षा की आवश्यकता को हम निम्न बिंदुओं में देख सकते हैं। प्रारंभिक स्तर पर कला समेकित शिक्षा की पाठ्यचर्या की अगर बात करते हैं तो उसमें कौन कौन सी विशेषताएं शामिल होंगी, क्या उद्देश्य शामिल होंगे, उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझ लेते हैं। तो सबसे पहला है कि सीखने को आनंदमयी और आकर्षक बनाना। कला समेकित शिक्षा की आवश्यकता क्यों महसूस की जा रही है? ताकि सीखने को आनंदमयी बनाया जाए और आकर्षक भी बनाया जाए। और चूँकि बच्चे प्रारंभ में ड्राइंग करते हैं और ड्राइंग करने में वो सहज महसूस करते हैं, इसीलिए सीखने के दौरान कला को अगर हम समेकित रूप से शामिल करते हैं अपने कक्षा शिक्षण में विभिन्न वस्तुओं विभिन्न टॉपिक्स को समझाने के लिए, तो सीखना जो है उनके लिए इंटरेस्टिंग हो जाता है, रुचि लेने लग जाते हैं। इसके बाद है सूक्ष्म अवलोकन और बाधा रहित अन्वेषण के माध्यम से पर्यावरण की जागरूकता और संवेदनशीलता को प्रोत्साहित करना। इसमें बच्चे सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। कला की बात जब हम लोग करते हैं तो उसमें अवलोकन होता है और सूक्ष्म अवलोकन होता है। विशेष रूप से एक एक बिंदुओं को देखा जाता है। तो इसमें सूक्ष्म अवलोकन की प्रक्रिया होती है। बाधा रहित अन्वेषण होता है। इसमें किसी प्रकार का रोक टोक बच्चों पे नहीं होता। बच्चे खुद की अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त करना सीखते हैं और उसके माध्यम से पर्यावरण की जागरूकता और संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके बाद है स्वतंत्र अभिव्यक्ति, संप्रेषण और सृजनात्मक भागीदारी को प्रेरित करना। तो यह भी कला समेकित शिक्षा का उद्देश्य है कि बच्चों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति हो, उनका संप्रेषण प्रभावी रूप से सामने आए
और उनकी सृजनशीलता पोषित हो, है ना, उनमें सृजनशीलता के गुण विकसित होते रहें। इसके बाद है समावेशी वातावरण में रहना सीखना। फिर है आसपास की दुनिया में गणित और विज्ञान की अवधारणाओं की खोज करना, अंतः विषयी संबंधों के बारे में जागरूक होना, अवलोकन, जिज्ञासा, अन्वेषण, रचनात्मक और स्वतंत्र अभिव्यक्ति को बढ़ावा देना। फिर है शरीर, उसकी गतियों और संबंधों का पता लगाना और समझना। इसमें सूक्ष्म गति कौशल ज़्यादा शामिल हैं, क्योंकि जितनी भी कलाएं हैं अधिकतर कला सूक्ष्म गति कौशल से शामिल होती है। सूक्ष्म गति कौशल के बारे में उनमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और कुछ कला जो है वो स्थूल गति कौशल से संबंधित हो, जैसे नृत्य कला है। तो नृत्य कला में ज़्यादा सूक्ष्म नहीं है, बल्कि इसमें जो है ना स्थूल गति कौशल ज़्यादातर देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें शरीर के स्थूल अंग जो हैं वो ज़्यादातर पार्टिसिपेट होते हैं। लेकिन वही कह सकते हैं कि नृत्य कला में दोनों चीज़ें शामिल हो सकती हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। ये स्थूल गति कौशल को तो विकसित करती ही हैं, साथ ही सूक्ष्म गति कौशल को भी बढ़ावा देती हैं, क्योंकि इसमें सूक्ष्म समन्वय भी आवश्यक है। क्योंकि जब नृत्य होता है तो छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस किया जाता है, और जिस तरह का संगीत बज रहा है उसके बीट को समझ करके जब कोई व्यक्ति या कोई बच्चा है वह अपने शरीर के अंगों का समन्वय करता है, तो वहाँ पे सूक्ष्म गति कौशल का विकास हो रहा है, और ज़्यादा उछलना कूदना उसमें होता है, तो वह स्थूल गति कौशल का भी विकास हो रहा है। तो हम लोग इसमें कह सकते हैं कि नृत्य के द्वारा दोनों ही गति कौशलों का विकास होता है। सृजन, भावपूर्ण संप्रेषण और आलोचनात्मक चिंतन व कौशलों का विकास करना, अधिगम और ज्ञान के प्रति जिज्ञासु अभिवृत्ति को बढ़ावा देना, अपनी भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना, समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक विविधता के प्रति संवेदनशील बनाना और जागरूकता उत्पन्न करना। अब आते हैं हम लोग एक और नेक्स्ट पॉइंट है कक्षा परियोजनाओं एवं विद्यालय गतिविधियों में कला एवं शिल्प का प्रयोग। तो कैसे कैसे हम लोग बच्चों के द्वारा प्रयोग करवा सकते हैं। तो इसमें है विभिन्न प्रकार के पोस्टर, अलग अलग तरह के पोस्टर हम बच्चों से बनवा सकते हैं। जैसे कि कक्षा का पोस्टर हम लोग बनवा सकते हैं बच्चों से, अपने अपनी कक्षा का पोस्टर बनाओ और क्लास के ऊपर चिपकाओ। अपने क्लास के बच्चों के जन्मतिथि का एक पोस्टर बनाओ, ठीक है। जितने भी बच्चे हैं, बच्चे का नाम रहेगा, क्रम संख्या या क्रमांक, फिर बच्चे का नाम, उसके बाद उसकी जन्मतिथि। इस तरह से एक पोस्टर वो बना करके क्लास में चिपकाया जा सकता है। विभिन्न तरह के और भी पोस्टर बनाए जा सकते हैं। नक्शे बनवा सकते हैं बच्चों से, विद्यालय का नक्शा बनाया जा सकता है। विद्यालय में कहाँ पे किचन है, कहाँ पे क्लासरूम है, कहाँ पे प्लेग्राउंड है, ठीक है, कहाँ पे वॉशरूम वगैरह है। इस तरह से वो नक्शा भी बना सकते हैं। विद्यालय में नाटक के मंचन के लिए मुखौटे, पोशाक तथा मंच इत्यादि का निर्माण करवाना, नमूने तैयार करना, विभिन्न तरह के मॉडल बनवा सकते हैं बच्चों से। जैसे सोलर सिस्टम का आप मॉडल बनवा सकते हैं। बड़े बड़े जो इमारत हैं, मोनूमेंट्स हैं, हम उनका मॉडल बनवा सकते हैं बच्चों से। विद्यालय साज सज्जा में बच्चों का पार्टिसिपेशन होता है, तो वहाँ भी कला समय की शिक्षा को हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं। कागज़ के थैले, हस्तनिर्मित कागज़ कर सकते हैं, या हस्तकला विभिन्न प्रकार के हो गए उसमें शामिल। तो विभिन्न प्रकार के हस्तकला को भी बच्चे वहाँ पे प्रदर्शित करेंगे। स्थानीय शिल्पों एवं मानव निर्मित वस्तुओं से स्कूल का संग्रहालय विकसित करना, विद्यालय में डिजाइनों, मोटिफ्स एवं अन्य वस्तुओं का अभिलेखागार तैयार करना, ये सारी चीज़ें करवाई जा सकती हैं। अब देखिए, विज्ञान के शिक्षण अधिगम में क्षेत्रीय कलाओं एवं हस्तशिल्पों की क्या भूमिका है। तो विज्ञान में कुछ प्रमुख कलाओं की बात हम लोग करें तो इसमें ओरिगामी एक इम्पोर्टेंट है, कला है ओरिगामी। ओरिगामी क्या होता है, तो इसमें हम लोग कागज़ को मोड़ करके विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते हैं।
जैसे कि आप लोगों ने भी बनाए होंगे कागज़ की नाव, कागज़ के एरोप्लेन, ये सारी चीज़ें ओरिगामी के अंतर्गत आती हैं। और ओरिगामी जो शब्द है यह एक जापानी शब्द है। कहाँ का शब्द है? तो यह एक जापान में प्रचलित शब्द है ओरिगामी, जिसका मतलब होता है कागज़ से बनाए जाने वाले, कागज़ की बनाई जाने वाली वस्तुएं। ठीक है। इसके बाद है संतुलन और अनुपात, फिर सामग्रियों के रासायनिक गुण, औजार एवं तकनीक, तपाना, पकाना एवं ढालना, ये सारी चीज़ें जो है हस्तशिल्प के अंतर्गत आती हैं, जिसको हम लोग विज्ञान के शिक्षण अधिगम के दौरान प्रयोग में ला सकते हैं। इसके बाद है भूगोल एवं पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में क्षेत्रीय कलाओं एवं हस्तशिल्पों की क्या भूमिका है। और स्थानीय कच्चे माल की उपलब्धता पर आधारित स्थानीय हस्तशिल्प परंपराओं का प्रादुर्भाव, स्थानीय सामग्रियों का इस्तेमाल। जिस स्थान विशेष पर हम लोग रह रहे हैं वहाँ की बहुत सारी चीज़ों को उसमें शामिल कर सकते हैं। खनिज एवं वनस्पति रंग, जाल बुनाई, डाई, ब्लॉक प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके बहुत सारी अवधारणाओं को समझाया जा सकता है। पत्थर, लकड़ी, बांस की उपलब्धता से पारंपरिक घरों का निर्माण, हम लोग बच्चों को ऐसे चीज़ों को दिखवा भी सकते हैं या शैक्षिक परिभ्रमण करवा सकते हैं। हस्तशिल्प से संबंधित जातियों का संरक्षण तथा उनके जीवन यापन की समझ। इतिहास विषय के शिक्षण अधिगम में क्षेत्रीय कलाओं एवं हस्तशिल्पों की क्या भूमिकाएं हैं। तो निरंतरता एवं परिवर्तन का उदाहरण है इतिहास। पूर्व समय में, पहले के समय में क्या क्या चीज़ें होती थी, अभी के समय में हम लोग क्या बदलाव देखते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने पिछले क्लास में लोक नृत्य की चर्चा की थी। तो जितनी भी हमारी लोक परंपराएं हैं उनमें से अधिकांश विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुकी हैं। अब नया नया सिस्टम आ गया है। अब किसकी शादी में लौंडा नाच होता है, अब तो डीजे पे लोग डांस करते हैं। तो इस तरह से चीज़ें जो हैं वो परिवर्तित होती हैं और बहुत सारी चीज़ें निरंतर चली भी आ रही हैं, जो पहले भी हुआ करती थी और अभी वर्तमान समय में भी चल रही हैं। तो निरंतरता एवं परिवर्तन का उदाहरण हम लोग दे सकते हैं। मानव निर्मित वस्तुओं के जरिए सामाजिक जीवन की व्याख्या की जा सकती है। विभिन्न प्रकार की कलाओं को इसमें शामिल किया जा सकता है, जैसे स्थापत्य कला हो गया, वास्तुकला हो गया, है ना, जिसके माध्यम से हम लोग विभिन्न प्रकार की इमारतों के बारे में बच्चों को बता सकते हैं। लोगों के इतिहास का हिस्सा ये रही हैं। जितने भी पूर्व के समय की अगर हम बात करते हैं तो हर एक युग में, हर एक शासन काल में कलाओं का अपना महत्व रहा है और विभिन्न युगों में या विभिन्न वंशों के शासन काल में अलग अलग तरह की कलाएं प्रचलित थीं। इसके बाद है स्वतंत्रता आंदोलन में खादी की भूमिका। स्वतंत्रता आंदोलन के समय जब सभी ने अवज्ञा आंदोलन हुआ था, उस टाइम पे खादी के कपड़ों की मांग हो गई थी और विदेशी वस्तुओं का तिरस्कार शुरू हुआ था। तो ये सारी चीज़ें, घरों, पोशाकों, रहने, जीवन के तौर तरीके जो हैं उसके बारे में हम लोग इतिहास में चर्चा करते हैं। कला संरक्षक के रूप में मंदिर एवं दरबार, हथकरघा एवं औद्योगिक क्रांति, सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बाद आते हैं साहित्य के शिक्षण अधिगम में क्षेत्रीय कलाओं एवं हस्तशिल्पों की क्या भूमिका रही है। तो किंवदंतियों व लोकगीत इसमें प्रमुख भूमिका में है। बहुत तरह की किंवदंतियाँ प्रचलित रही हैं, बहुत तरह के लोकगीत इसमें शामिल हैं जो साहित्य के शिक्षण में शामिल होती हैं। हस्तशिल्प एवं हथकरघा का साहित्यिक उल्लेख इसमें शामिल है, इसकी भूमिका भी रही है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि विभिन्न विषयों के शिक्षण अधिगम में हस्तशिल्प एवं कला की विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं प्रारंभिक समय से ही रही हैं और अभी भी हैं, आने वाले समय में भी इसकी भूमिका रहेगी। तो कला हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। कला शिक्षा की अवधारणा, कला समेकित शिक्षा की अवधारणा वर्तमान समय की शिक्षा नीति NEP 2020 का अभिन्न हिस्सा है और इसीलिए एज ए टीचर हम सभी को ये समझना बहुत ज़रूरी है और अपने कक्षा शिक्षण के दौरान कला को अपने विषय शिक्षण में शामिल किया जाना चाहिए और लगभग सभी लोग कर भी रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक समाप्त होता है।
इसके बाद हम लोग MCQ का एनालिसिस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। तो बने रहेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।